यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। हम लोगों ने कल सिंपल टू कंपाउंड पढ़ा था। सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में बदलना। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस से वापस सिंपल सेंटेंस में बदलना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस चल रहा है अपना। तो इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड एंड सिंपल सेंटेंस। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, और जब उसे कंपाउंड में बदलते हैं तो हमें दो फाइनाइट वर्ब रखनी पड़ती है कम से कम, पहली शर्त। और दूसरी शर्त ये है कि उसमें कोई कोऑर्डिनेट कंजक्शन होना चाहिए। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं ये मैंने आपको बताया, ये चार है। आपका योगवाचक क्यूमुलेटिव, विकल्पवाचक अल्टरनेटिव, विरोधवाचक एडवर्सेटिव और आपका परिणामवाचक इलेटिव। ये चार कंजक्शन जब आप डालेंगे तो वो बन जाएगा कंपाउंड। अब हमें कंपाउंड से जब सिंपल में बनाना है तो उसी का उल्टा करिए। एक ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम दो फाइनाइट वर्ब मतलब मुख्य क्रियाएं हो, और दूसरी जिसमें वो कंजक्शन जैसे एंड, एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नॉर, और, बट, एट, स्टिल, सो, देयरफॉर जैसे कंजक्शन हो, अदरवाइज जैसे कंजक्शन हो, ऐसे वाक्य को आप सिंपल में लाइए। मतलब दो जो मुख्य क्रियाएं हैं उनको हटा दोनों से किसी एक क्रिया को हटा दीजिए और उसको दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में करिए। आप जानते हैं कि एक पार्ट ऑफ स्पीच दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में बदल जाती है, सभी नहीं लेकिन कई पार्ट ऑफ स्पीच बदलती है। क्रिया तो कई पार्ट ऑफ स्पीच में बदलती है, जैसे वर्ब से आप जानते हैं नाउन बनता है, तो नाउन बनाकर तो हम सिंपल नहीं बना सकते क्योंकि नाउन बन नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात है जैसे हम वर्ब से एडजेक्टिव भी बनाते हैं, वर्ब से एडवर्ब बनता है, वर्ब से नाउन भी बनता है। तो हम नाउन बना सकते हैं, बन जाता है, लेकिन नाउन एक नाउन क्लॉज होती है और वो जाती है सबऑर्डिनेट क्लॉज में। तो अगर हम नाउन क्लॉज बनाएंगे या नाउन में चेंज करेंगे तो वो सिंपल ना बन करके कॉम्प्लेक्स की तरह शो करने लगेगा। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन है वो हमें वापस उनमें से, जैसे हम आपको एक बात लिख देते हैं। तो मैं आपको सरल शब्दों में बता दूं कि कंपाउंड, ये एक कंपाउंड सेंटेंस और एक सिंपल सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में दो क्रियाएं होंगी, तो उसमें एक क्रिया को बदल दीजिए दूसरी क्रिया में, सॉरी क्रिया नहीं, किसी और पार्ट ऑफ स्पीच में। जैसे आप बदल सकते हैं उसे जीरंड में, या आप उसे पार्टिसिपल में चेंज कर सकते हैं, या आप उसे चेंज कर सकते हैं इन्फिनिटिव में। ये तीनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। ये तीनों ही क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। और आपको मैंने बताया कि आपकी जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो मैंने आपको बताया उसमें दो फाइनाइट वर्ब होंगी, कम से कम दो फाइनाइट वर्ब होंगी। तो आपको सिंपल में एक ही होती है, तो आपको एक वर्ब को नॉन फाइनाइट बनाना होगा। और नॉन फाइनाइट के तीन काइंड होते हैं, एक आपका पार्टिसिपल, एक जीरंड, एक इन्फिनिटिव। तो इन्हीं में बदलना है। तो हम, जैसे मैं आपको बताऊं हमें करना क्या है कंपाउंड में, एक बार कंपाउंड में कंपाउंड सेंटेंस दिया है उसे सिंपल बनाना है। तो इसके लिए आप तीन चार तरह के बदलाव कर सकते हैं। पहला मतलब आपके उसमें दी होंगी, कंपाउंड में दी होंगी कम से कम दो फाइनाइट वर्ब, व्हेन, एट लीस्ट, कम से कम टू फाइनाइट वर्ब्स आर गिवन।
कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब दी गई होती हैं, ठीक है। तो जब दी गई होती है तो हमें सिंपल बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें एक फाइनाइट वर्ब को हटाना होगा। तो जब एक फाइनाइट वर्ब को, जिस वर्ब को हटाना होगा उस वर्ब को आपको बदलना भी होगा दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में, क्योंकि वर्ब जो है वाक्य की आत्मा होती है और उसे आप पूरी तरह से हटा नहीं सकते, बल्कि उसको बदल सकते हैं दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में। तो हम उन्हें किन 3 पार्ट ऑफ स्पीच में, तो इसमें लिखेंगे क्या कि वन ऑफ दीज फाइनाइट वर्ब is changed into a non-finite वर्ब। हम इस एक फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट पर बदल देते हैं, जिससे वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब बचती है। और यही सिंपल सेंटेंस की परिभाषा है कि एक फाइनाइट वर्ब है तो सिंपल है, तो हम एक को हटा देंगे और एक बचेगी और वो सिंपल में बदल जाएगा इनटू अ नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह की होती हैं। तो इस तरह से हम लोग एज फॉलोज का मतलब निम्नवत तरीके से। नंबर एक है यूजिंग जीरंड। अब आप सोचेंगे कि ये जीरंड क्या है, तो मैंने आपको जो वर्ब पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको जीरंड पढ़ाया था, नॉन फाइनाइट वर्ब में जीरंड पढ़ाया था। एक बार फिर से बता देता हूं, आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म 3 तरह से काम करती है। ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है ना, जैसे रनिंग, मान लो आप रनिंग है, तो ये 3 तरह से काम करती है। एक आपकी काम करती है मेन वर्ब की तरह, ठीक है, मेन वर्ब की तरह काम कब करेगी ये, जब आप इसके आगे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगी, मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे मेन वर्ब बन जाएगी, ठीक है, मेन वर्ब। ओके, आप इसी रनिंग के आगे, इस रनिंग के, मान लो रनिंग लिखा हुआ है, तो रनिंग लिखा हुआ है, इसके आगे आप कोई नाउन लगा देंगे, नाउन लगा देंगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। नाउन लगा देने का मतलब नहीं है, नाउन लगाकर और ये नाउन, ये वर्ब इसकी विशेषता बताने लगे तो ये बन जाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन जाएगी, ठीक है, एडजेक्टिव होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और तीसरी, ये रनिंग आए और इसके पहले हेल्पिंग वर्ब ना आए और इसके बाद नाउन ना आए, तो क्या है ये, तो ये जीरंड है, मतलब ये खुद एक नाउन की तरह कार्य करेगी। मैंने ये जो बातें आपको बताई उसका स्पष्ट मतलब है। इसके बाद नाउन ना आए का मतलब होता है कि नाउन के बाद नाउन कभी नहीं आ सकता, एक साथ 2 सेम पार्ट ऑफ स्पीच कभी नहीं आती, तो नाउन के बाद नाउन नहीं आ सकता, एक बात। तो मतलब ये, अब इससे पहले हेल्पिंग वर्ब अगर आ गई तो इसका मतलब ये वर्ब हो जाएगी, तो ना पहले हेल्पिंग वर्ब आए और ना बाद में नाउन आए और ये खुद नाउन की तरह काम करे, तो ये है जीरंड, ठीक है। तो हम जीरंड का प्रयोग करके, जीरंड का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनते हैं, ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये आईएनजी जो फॉर्म है ये बनती है। वर्ब की इस अवस्था में जब हम जीरंड का प्रयोग करें, तो देखिए हर एक वाक्य में आप जीरंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वाक्य एक खास तरह का होगा तभी आप जीरंड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, जैसे अच्छा, इस जगह जीरंड आता है तो he
took off his clothes and jumped into the river। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसमें एक कंजक्शन होगा कम से कम। जब दो वाक्य होंगे तो एक कंजक्शन होगा, तीन वाक्य होंगे तो दो कंजक्शन होंगे जब जुड़े हुए होंगे। तो जितने ज़्यादा वाक्य आपस में जुड़ते हैं उससे एक कम कंजक्शन वाक्य में होते हैं। कई बार जब ज़्यादा वाक्य होते हैं तो अन्य कंजक्शन की जगह पे कॉमा या पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर एक कंजक्शन है, ठीक है, एक कंजक्शन है और कोई कंजक्शन दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कम से कम दो वाक्य हैं। और दो वाक्य, बिना वर्ब के कोई वाक्य नहीं होता। दो वाक्य है तो दो फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। अब हम देख भी लेते हैं कि नहीं। तो हमने देखा ये जंप वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब है, ठीक है। इधर और आगे आते हैं, ये आप, तो ये एक वर्ब है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टुक ऑफ। तो क्या होता है, हम देखेंगे यहाँ दो वर्ब हैं, दो फाइनाइट वर्ब हैं, तो इसका मतलब ये सिंपल नहीं है। कंजक्शन बताएगा कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको बताया था कि एंड, एज वेल एज और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो कंजक्शन होते हैं ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है और जोड़ बताने वाले कंजक्शन है, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शन। तो साफ मतलब है कि कंपाउंड सेंटेंस है। अब साफ मतलब है कंपाउंड कंजक्शन है, तो इस वाक्य में जो बाद में काम हुआ है, नदी में कूदा, ये मेन काम है, ये काम गौड़ है, कम महत्वपूर्ण है। उसने कपड़े उतारे और नदी में कूद गए। तो कपड़े उसने इसलिए उतारे जिससे कि वो नदी में कूद सके। तो ये जो काम है इस काम के लिए हुआ, तो मेन काम ये। तो ये वर्ब जो है फाइनाइट रहेगी और ये वाली वर्ब जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब में बदल जाएगी। तो अब हम आपको बताएं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीरंड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब जीरंड का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो टुक की आईएनजी फॉर्म क्या होगी, टेकिंग। टेकिंग ऑफ। तो यहाँ पर ये जो टेकिंग ऑफ है ये हिज क्लोथ्स, टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स, टेकिंग ऑफ का मतलब उतार करके। और इसका ये जो सब्जेक्ट है, दोनों का एक ही सब्जेक्ट, एक ही आदमी ने कपड़े उतारे, वही नदी में कूदा है, सब्जेक्ट एक ही है। तो इस बार इधर इस्तेमाल नहीं हुआ था, इस बार हम इस वाक्य को इसमें से हमने मेन वर्ब हटाकर इसको बना दिया जीरंड। तो बचा हुआ ये रह गया, इधर कॉमा लगा दो, एंड हटा दो, क्योंकि एक वाक्य है उसमें कोई कंजक्शन नहीं आएगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट ही जंप्ड इनटू दी रिवर। एक बार आपने देख लिया, इस तरह से हमने कंपाउंड को कैसे सिंपल में बदला। दो फाइनाइट वर्ब थी जिसमें हमने क्या किया कि एक फाइनाइट वर्ब को हटा करके इसी में एक और वाक्य देख लीजिए। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। आई entered the lane and saw a snake there। अब इसमें देखिए वही एंड इसमें भी आया हुआ है, तो इसमें एंड को हटा दो। बाद वाला जो काम है उसे ज्योमेट्री रहने दो, पहले वाले काम को जीरन बना दो। सब्जेक्ट एक ही है,
इंटर को आगे ले आओ, इंटरिंग विलेन, ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ये है, एक ये है, तो दो वर्ब है, इसका मतलब ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में से है और एंड बताता है कंपाउंड है, ठीक है। इंटरिंग विलेन आई सा अ स्नेक देयर, तो इस तरह आप देखिए इसमें एक ही वर्ब रहेगी, एक ही वर्ब वाला वाक्य सिंपल सेंटेंस होता है। अब दूसरा नंबर बी कर लेते हैं इसको, यूजिंग पार्टिसिपल, यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल मैंने आपको बताए थे कि तीन तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो पार्टिसिपल को वर्ब कहता है तो वो गलत है, बनते ये वर्ब सही है, लेकिन आप जानते हैं कि इंग्लिश में जो भी शब्द वो चाहे जिससे बना हो, चाहे जहाँ पैदा हुआ हो, वो काम क्या करता है यही उसकी पहचान है। हमारी पुरानी वर्ण व्यवस्था में जो मतलब कर्म आधार विशेषण खट है कि काम जो जिस काम के आधार पर, कर्म के आधार पर हमारे इंग्लिश में किसी भी शब्द की पहचान और उसका वर्ग विभाजन होता है। किस वर्ग का वो है ये देखने के लिए हमें पता करना होता है कि वो काम क्या कर रहा है। तो ये पार्टिसिपल सभी विशेषण का काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं, यही इसकी परिभाषा होती है कि वो शब्द जो क्रिया से बने और एडजेक्टिव का काम करे पार्टिसिपल कहलाता है। इसीलिए इसको ना तो हम डायरेक्टली एडजेक्टिव कहते हैं ना वर्ब कहते हैं, ये काम एडजेक्टिव की तरह ही करता है, इसलिए एडजेक्टिव माना जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आईएनजी फॉर्म से बनता है और इसके बाद में कोई नाउन जरूर आता है, मैंने आपको बताया, या ये किसी नाउन की विशेषता बताता है। दूसरी मैंने आपको बताया पास्ट पार्टिसिपल बताया था, पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ये भी एडजेक्टिव की तरह काम करती है। और आपकी थर्ड फॉर्म है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल होती है ये भी एडजेक्टिव का काम करती है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या करता है, होता क्या है कि ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उन वाक्यों में आती है जिनमें एक काम पहले खत्म हो जाए और उस काम के खत्म होने के बाद कोई दूसरा काम शुरू हो, तभी ये परफेक्ट पार्टिसिपल आती है। अब जैसे मैं वाक्य लिख के दिखाता हूँ आपको और कैसे पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे ये देखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या रहता है कि वे वाक्यों को सिंपल में बदलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके जिन वाक्यों में कार्य चल रहा होता है, जिनमें कार्य चल रहा होता है, जिनमें कोई नाउन हो और वो नाउन काम को लगातार कर रहा हो, तब हम उस वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बदल देते हैं। देखिए कैसे, आई सा ऐसा अलाइन, ठीक है, एंड ऐसा लाइन एंड दी लाइन वाज रोलिंग, ठीक है, रोलिंग। अब आप साथ साथ देख सकते हैं कि ये दो वाक्य हैं, इनमें एंड आया हुआ है, एंड से पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये कंपाउंड हो गया अपने आप। फिर भी हम देख रहे हैं कि वर्ब भी दो हैं, एक ये दूसरी फॉर्म और एक वर्ब की चौथी अवस्था, दो क्रियाएं हैं। अब हम क्या करेंगे कि शेर की दहाड़ने का काम लगातार जारी है। क्या जारी है? शेर के दहाड़ने का काम लगातार जारी है। तो जब लगातार काम जारी है
तो अगर इस फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट बनाएं तो हम इसी को एडजेक्टिव की तरह बना देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिएगा, आई सा आ और ये रोलिंग दहाड़ता हुआ सेब, रोलिंग लॉयन। ठीक है, देखा कि हमने इस फाइनाइट वर्ब को यहाँ पर नॉन फाइनाइट बना दिया और ये रोलिंग क्या है, इसके बाद नाउन आया हुआ है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरे पार्टिसिपल देखिए, I wear wore, I wore wore the new coat। ठीक है, न्यू कोट। ओके, I wore the new coat but it was torn। torn का मतलब ये भी एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये वाक्य पैसिव वॉइस में है, इसलिए वाक्य के साथ ये थर्ड फॉर्म आई है। एक बात यहाँ पर वर्ब एक सेकंड फॉर्म है, दो क्रियाएं आप देख लीजिए, और ये जो बट है ना, ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो एडवर्सेशन को दिखाता है, विरोधाभास को। विरोधाभास दर्शाने वाले कंजक्शन एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं, वो बनते हैं। देखिएगा, अब हमें करना क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो एक है ना, ये कोट के लिए है और ये टॉर्न माने होता है फटा हुआ। तो हम उसको अगर बनाएंगे तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य के इस नाउन कोट की विशेषता होता है। आई वोर द न्यू बट टॉर्न कोट, द न्यू बट टॉर्न कोट। अगर आप बट नहीं लगाना चाहते तो ये वाक्य इस तरह हो सकता था, आई वोर द कोट बट इट वॉज टॉर्न। तो यहाँ से न्यू हटा दीजिए, क्योंकि न्यू और टॉर्न दोनों विरोधाभास को दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ बट लगाना पड़ेगा। लेकिन क्रिया एक ही होने के कारण वो सिंपल ही रहेगा, दी टॉर्न कोट। तो यहाँ पर ये टॉर्न देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये है पास्ट पार्टिसिपल, और आप परफेक्ट पार्टिसिपल भी दे लीजिए। हाँ, परफेक्ट पार्टिसिपल देख लीजिए। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या रहता है, एक काम खत्म हो जाता है फिर दूसरा काम शुरू होता है। तो इसी भावना को देखिए कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड का सेंटेंस जिसमें पहले एक काम खत्म हो जाए और दूसरा शुरू हो, तो ऐसे वाक्य में आप समझ जाना कि हमें परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना। देखिए, माय फादर, फादर had written the letter and then he posted it। अब आप देखिए, ये जो हैड आया हुआ है, हैड का मतलब होता है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब होता है काम का पूरा होना। और अगर ऐसे न देखें तो एक तरीका और है, जैसे उसमें उन्होंने पत्र को पोस्ट कर दिया, तो पोस्ट तभी करेंगे जब पत्र लिखने का काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें ये वाला वाक्य जो है काम के पूरा होने को दिखा रहा है, इसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल बना देंगे। तो दूसरी ऐसी चीज बनी रहेगी। देखो, अभी माई फादर और ही दोनों एक ही हैं, ये माई फादर और ये ही एक ही है। इट
और ये आपका द लेटर एक ही है, तो एक हट जाएंगे, तो डबल होते हुए हट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हैविंग, जो पूरा होगा दिखाए, रिटन, हैविंग रिटन द लेटर माय फादर, माय फादर हैड posted, my father posted it, it इसलिए क्योंकि द लेटर पहले ही आ चुका, या आप इसको हैविंग रिटन द लेटर क्यों चाहिए। और एक देख सकते हैं the sun rose and thereafter the birds flew। अब आप देखिए सूरज उगा या सूरज उगने का काम खत्म हो गया, तो बस ये सूरज इस वाक्य में देखिए हैविंग राइजन द सन, ये द सन हैविंग राइजन है, तो हैविंग राइजन द सन द बर्ड्स फ्लू, ये आपका हमारे वाक्य बन गया। और ये जो चीज है ये आपकी ये परफेक्ट पार्टिसिपल है जो पूरा होने में दिखाते हैं। तो इस तरह आपने जीरंड का प्रयोग देख लिया, चेंज करने के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग देख लिया। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट।